हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अगले टॉपिक दैट इज यूकैरियोटिक सेल की। उसके बाद हम लोग आज के ही लेक्चर में बच्चों पूरा करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। इन तीनों ही चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में क्या कर लेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेंगे यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलने वाली जो सेल ऑर्गेनल्स वगैरह है वो हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेंगे यूकैरियोटिक सेल का, और सेल मेम्ब्रेन के रिस्पेक्ट में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो पढ़ेंगे, और सेल वॉल की कंपोजिशन को हम लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो चलिए बच्चों, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किस सेल को कहा जाता है? अगर यूकैरियोटिक सेल की हम लोग बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स को बोलते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी ऐसे सेल्स which are having true nucleus, जिनमें क्या पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस मींस द जेनेटिक मटेरियल और द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है दैट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और यहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, डीएनए वगैरह यहां पर ही पाया जाता है। और यही जेनेटिक मटेरियल किस रूप में ऑर्गेनाइज्ड होता है बच्चों? इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द क्रोमोसोम्स। ये बेटा क्रोमोसोम के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक बेसिक सा डायग्राम बनाए तो ये अगर मैंने कोई भी सेल बना दिया और उसके अंदर ये क्या है, इट इज द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ अगर यहाँ पर ये देख सकते हैं हम लोग, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इस मटेरियल के चारों तरफ क्या मिल रहा है, अगर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, जिसको हम लोग बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस कहलाएगा, और ये जो सेल है हमारा, ये क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज यूकैरियोटिक सेल। इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से लोग आते हैं। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटिस्ट आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं। इसके साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में फंजाई आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी आते हैं। विटेकर ने, यानी आर.एच. विटेकर ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन दिया। आई होप वो क्लासिफिकेशन आप लोग ने बेसिक लेवल पर पढ़ा होगा, कि उन्होंने बोला कि दुनिया में 5 किंगडम्स है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो मोनेरा में कौन रखे गए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रखे गए, यानी कि बैक्टीरिया है वहां पर। उसके बाद प्रोटिस्टा में बच्चों जब हम लोग आते हैं तो यहां पर कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कौन आते हैं यहाँ पर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। जबकि यहां पर इन तीनों में कौन है बेटा, दे इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। अब वो बात अलग है कि एक आध एक्सेप्शन हम लोगों को मिल जाएंगे, जैसे हम लोग फंजाई की बात करेंगे तो ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर है। एनिमल्स की बात करेंगे तो मिक्सोनीमा हमारा क्या है बच्चों, वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स, और प्रोटिस्ट क्या है हमारे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो ये 4 लोग किसमें आते हैं बेटा, दे आर इंक्लूडेड इन द यूकैरियोटिक सेल। अब जब हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पर अगली चीज देखने की कोशिश करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है, इसके अगर सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं,
अगर इसके सेल ऑर्गेनल्स की हम लोग बात करेंगे तो यहां पर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। यहां पर कैसे सेल ऑर्गेनल्स हैं? इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहां पर पाए जाते हैं, यानी कि वो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। वहीं पर प्रोकैरियोटिक में ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। जैसे कि हम लोग बात करें राइबोसोम की, ठीक है, तो वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, तो वो प्रोकैरियोट में है। लेकिन राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है बेटा जो यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। वो बात अलग है कि यहां पर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? दैट इज ऑफ ATS टाइप। राइबोसोम इज ऑफ ATS टाइप। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे राइबोसोम का, ठीक है। तो अभी हम लोगों को बेसिक लेवल पर ये सारी चीजें याद रखनी है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बाउंड, एक चीज यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो नॉन मेम्ब्रेनस है, वो जो मैंने अभी राइबोसोम बताया, तो जो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल मिल रही है यूकैरियोट में वो कौन सा है? दैट इज अवर ATS राइबोसोम। अब कुछ ऐसे भी यूकैरियोटिक सेल की अगर बेसिक लेवल देखेंगे हम लोग तो वहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग तरह का होगा इसका यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे यूकैरियोटिक सेल एक ही तरह के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो अगर हम लोग बेसिक लेवल पे बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स की, किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल की अगर बात करें और एनिमल सेल की बात करें तो ये दोनों ही क्या है बेटा? दीज बोथ आर यूकैरियोटिक सेल्स। ये दोनों ही क्या है? देखिए, प्लांट और एनिमल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है। तो भी इनमें डिफरेंस होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, यहां पर सेल वॉल इज प्रेजेंट, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, यहां पर प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स वगैरह नहीं होते हैं। प्लास्टिड हम लोग पढ़ेंगे, 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड एंड कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। अच्छा, तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होता है? सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है। वहीं पर प्लांट सेल में बच्चों सेंट्रियोल जो होता है वो एब्सेंट। क्रॉस मींस एब्सेंट एंड टिक मींस प्रेजेंट, ठीक है। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता बिल्कुल भी, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल को आप बेसिक लेवल पर ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ये ऐसी सेल ऑर्गेनल होती है विच इनिशिएट सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन को इनिशिएट करती है, ठीक है। और प्लांट सेल में बेसिकली हायर प्लांट की अगर बात करेंगे तो वहां पर सेल जो हमारा सेंट्रियोल है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक लेवल पर हम लोग ने क्या देख लिया है, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल को हम लोग ने देखा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चों? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ पाई जाती है। जैसे हमने बच्चों ये एक यूकैरियोटिक सेल बनाया, ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर मिलने वाला तरल पदार्थ जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म के चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन हम लोग देख पा रहे हैं, दिस इज द सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही क्या है बच्चों? यही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अगर ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल मिलती है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगी? सेल वॉल मिल जाएगी। मान लीजिए अगर एनिमल सेल है, सॉरी अगर प्लांट सेल है और अगर एनिमल सेल है तो इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। It is a semi-permeable membrane that occurs around the जो किसके चारों तरफ मिलती है? Around the cytoplasm, जो बच्चों साइटोप्लाज्म के चारों तरफ पाई जाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है विद दैट ऑकर्स अराउंड द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के चारों तरफ
पाई जाती है। अच्छा, अब समझेंगे हम लोग आगे। टर्म किसने दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म वाज गिवन बाय नैगली एंड क्रैमर। ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय नैगली एंड क्रैमर। टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शब्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रयोग सर्वप्रथम या सबसे पहले किसने किया था? बाय नैगली एंड क्रैमर। अब अच्छा, यहां पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत पूछी जाती है कि मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन मिलती है? अब ये वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल हम लोग पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में कि वैक्यूल जो होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो प्लांट सेल में मुख्य रूप से बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन मिलती है इसको बच्चों हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये बहुत बार हमारे नीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये क्या होती है? टोनोप्लास्ट। और इस वैक्यूल के अंदर वेस्ट मटेरियल, ठीक है, आयंस वगैरह, सॉल्ट वगैरह, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएंगे, ये सब भरे रहते हैं। तो जब समय आएगा तो हम लोग इसको देखेंगे डिटेल में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर कब आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आता है 1950s के दशक में, ठीक है, जब इसकी खोज होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होती है। किसकी खोज होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज या इन्वेंशन होता है। और ये किसने किया था? इट वाज डन बाय नॉल एंड रस्का। इट वाज डन बाय नॉल एंड रस्का। नॉल और रस्का नाम के वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। और इसके बाद ही क्या हुआ? हम लोग डेप्थ में क्या कर पाए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ पाए। और मोस्ट स्टडीज जो आई इसके रिस्पेक्ट में, वो आई स्टडी ऑन एरिथ्रोसाइट के बाद, यानी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ करके हम लोग ने एक्चुअल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को काफी कुछ समझा, ठीक है। मोस्ट बाय स्टडी ऑन एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मींस रेड ब्लड कार्पस्कल्स, यानी आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ के हम लोग ने काफी कुछ सीखा है। किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसके कॉम्पोजिशन को अगर हम लोग देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इफ वी लुक ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें दो चीजें मुख्य रूप से मिलती हैं। और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन दो चीजें जो सबसे मुख्य रूप से मिलती हैं, दैट इज लिपिड। यहां पर लिपिड मिलता है और यहां पर बच्चों प्रोटीन पाया जाता है। लिपिड और प्रोटीन होता है। बात को बहुत गौर से समझिएगा। हमारी एनसीईआरटी ने आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर लिपिड और प्रोटीन के परसेंटेज को बताया है बेटा। इन्होंने बोला कि प्रोटीन में अगर बात करते हैं हम लोग आरबीसी की, तो आरबीसी में लगभग जो प्रोटीन होता है वो 52% होता है और लिपिड जो होता है वो लगभग 40% होता है। लेकिन ये वेरिएबल होता है। ये वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि सब में फिक्स रहे कि हमेशा 52% प्रोटीन होगा और 40% लिपिड होगा। ये वेरिएबल है, यानी कि वेरी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कॉम्पोजिशन में लिपिड की अगर बात करें तो इसमें इसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर हेड होता है और यहाँ पर क्या होता है? टेल होता है। हेड जो होता है बच्चों ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है बच्चों? ये वाटर लविंग होता है। और टेल हमारा जो होता है लिपिड का, इट इज हाइड्रोफोबिक। ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक। और इसको हम लोग बोलते हैं वाटर हीटिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम लोग कहते हैं वाटर हीटिंग। और हमारा जो हेड होता है ये पोलर होता है और टेल जो होता है इट इज नॉन पोलर। टेल हमारा कैसा होता है बेटा? ये नॉन पोलर होता है। और इसी वजह से, किस वजह से? कि लिपिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इसका यूनिट्स है, वहां पर क्या होता है? हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक और पोलर है और टेल हाइड्रोफोबिक है और नॉन पोलर है। इसलिए लिपिड को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इसको हम लोग एम्फीपैथिक बोलते हैं। इट इज नोन एज एम्फीपैथिक। तो लिपिड को एम्फीपैथिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफिलिक पोलर हेड है और हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर
टेल है। यही कारण है बच्चों कि लिपिड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, एम्फीपैथिक कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा और अगली चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए अलग अलग समय में यानी डिफरेंट टाइम पर अलग अलग समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रेस्पेक्ट में अलग अलग साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर्स दिए। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है फ्लूइड एंड मोज़ैक मॉडल। उसको हमारी एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब भी किया है, लेकिन उसके अतिरिक्त हम आपको दो तीन मॉडल्स और बताएंगे बिल्कुल बेसिक लेवल पर, क्योंकि वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या समझने की कोशिश करते हैं बेटा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द structure of plasma membrane or the models which are given in respect to the plasma membrane। plasma membrane के respect में बच्चों जो मॉडल्स दिए गए हैं हम लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं मॉडल्स with respect to the structure of plasma membrane। let us try to understand the models given with respect to the structure of plasma membrane। चलिए, जो बच्चों मॉडल्स दिए गए अलग अलग समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए शुरुआती दिनों में एक मॉडल दिया किसने, सबसे पहले बोला गया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा, इट इज वाटर इनसॉल्युबल बैरियर। ये क्या है, इट इज ए वाटर इनसॉल्युबल बैरियर। ये क्या है, इट इज ए वाटर इनसॉल्युबल बैरियर। ये एक वाटर इनसॉल्युबल बैरियर है। ये किसने बोला था, इट वाज सेड बाय ई ओवर्टन। ओवर्टन साहब ने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा बैरियर है, एक ऐसी बाधा है जो वाटर इनसॉल्युबल है। जाहिर सी बात है, लिपिड है वहां पर अधिक मात्रा में, यानी लिपिड वहां पर स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है इसलिए, और लिपिड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो वही बोला गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वाटर इनसॉल्युबल बैरियर है। उसके बाद दूसरा मॉडल या दूसरा जो संरचना बताई गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो बोला गया बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। क्या बोला गया, बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है। ये क्या है, एक बाईमॉलिक्यूलर लिपिड लेयर, या मैं ऐसे कहूं ये लिपिड बाई लेयर है क्योंकि दो लेयर्स पाई जाती हैं बेसिकली। तो बाईमॉलिक्यूलर लिपिड बाई लेयर कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये किसने कहा बेटा, इट वाज टोल्ड बाय गार्नर एंड ग्रेंडल। ये किसने बोला, बाय गार्नर एंड ग्रेंडल, बाय गार्नर एंड ग्रेंडल। ठीक है, यानी कि दो लेयर्स हैं बस। एक ये देखिए लिपिड की लेयर मिल रही है, इसमें हम लोगों को हेड और टेल, और ये दूसरी मिल रही है, इसमें क्या है देखिए हेड और टेल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हेड और टेल, तो ये क्या हो गया, ये लिपिड बाइलेयर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, लिपिड बाइलेयर हो गया। इट इज ए लिपिड बाइलेयर। ठीक, तो गार्नर और ग्रेंडल ने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड की बाइलेयर है। इसके बाद बच्चों तीसरा मॉडल जो हम लोगों को ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिस इज अवर सैंडविच मॉडल। ये कौन सा मॉडल है, सैंडविच मॉडल है। इट इज नोन एज सैंडविच मॉडल। और सैंडविच मॉडल किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय डैनियली एंड डेविसन। इट वाज गिवन बाय डैनियली एंड डेविसन। डैनियली एंड डेविसन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात है, जैसा सैंडविच है वैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये बिल्कुल एक सैंडविच की तरह होता है, जिसमें सैंडविच में ऊपर की तरफ ब्रेड होती है, नीचे की तरफ ब्रेड होती है, और बीच में क्या होता है, स्टफिंग होती है। यानी कोई भी चीज हम लोग भर सकते हैं, जैसे पोटैटो है, वेजिटेबल्स है, कुछ भी हम दूसरी वेजिटेबल्स है, कुछ भी हम लोग यहाँ पर भर सकते हैं। तो बस इन्होंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक द
सैंडविच, ये सैंडविच की तरह है। यहां पर ऊपर की तरफ क्या होता है बच्चों, प्रोटीन पाया जाता है, ऊपर की तरफ प्रोटीन है, नीचे की तरफ प्रोटीन है, और बीच में क्या है बेटा, बीच में लिपिड भरा हुआ है। बीच में लिपिड की ये देख सकते हैं बाई लेयर है, बीच में लिपिड की बाई लेयर है। तो बस यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बता दिया गया, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन और बीच में लिपिड बाई लेयर। खत्म हो गई बात। यही क्या है, सैंडविच मॉडल है। ठीक है, अपर लेयर और लोअर लेयर जो प्रोटीन की है, इट एक्ट एज ए ब्रेड, व्हाइल द मिडिल लेयर व्हिच इज ए लिपिड बाई लेयर दैट एक्ट एज ए स्टफिंग। ये लिपिड बाई लेयर स्टफिंग की तरह होता है। उसके बाद बच्चों चौथा मॉडल, जिसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये दिया था रॉबर्टसन ने, इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन साहब ने क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। इसमें बस इन्होंने बताया था कि जो प्रोटीन है ऊपर और नीचे बच्चों, जो प्रोटीन की लेयर है ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। प्रोटीन लेयर कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की, और ये जो लिपिड बाई लेयर है इसकी जो थिकनेस होती है, द थिकनेस ऑफ लिपिड बाई लेयर इज अबाउट 35 एंगस्ट्रॉम। ये जो यहाँ पर लिपिड बाई लेयर है, ये जो लिपिड बाई लेयर है ये 35 एंगस्ट्रॉम की है। और बस इन्होंने यही कह दिया कि द टोटल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम। थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने कितना बोला, 75 एंगस्ट्रॉम बोल दिया। बस यही क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था कि अपर लेयर क्या है प्रोटीन की, जो वो 20 एंगस्ट्रॉम की है, लोअर प्रोटीन लेयर भी 20 एंगस्ट्रॉम की है, और बीच में जो लिपिड बाई लेयर है ये कितने एंगस्ट्रॉम की है, इट इज ऑफ अबाउट 35 एंगस्ट्रॉम, ये लगभग 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स। अब हम लोग उस मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उस मॉडल को which was given in 1972। इसकी डेट हमको जरूर याद रखनी है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन आवर बुक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग फ्लूइड एंड मोज़ैक मॉडल को। किसको समझने की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज फ्लूइड एंड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड एंड मोज़ैक मॉडल। अगर हम लोग फ्लूइड और मोज़ैक मॉडल की बात करते हैं बच्चों, तो फ्लूइड एंड मोज़ैक मॉडल वाज गिवन इन ईयर 1972। ये कब दिया गया था बच्चों, इन 1972। और किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट नेम्ड एज सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, यहां पर क्या दिया गया, फ्लूइड एंड मोज़ैक मॉडल। अब बात समझिएगा, फ्लूइड और मोज़ैक इस शब्द का क्या मतलब है। इन्होंने कहा जो लिपिड होता है वो एक फ्लूइड के रूप में होता है, और मोज़ैक के रूप में इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन या लिपिड का नेचर कैसा होता है, क्वैसी फ्लूइड नेचर। क्वैसी फ्लूइड नेचर होता है किसका, प्रोटीन का, लिपिड का, सॉरी। क्वैसी फ्लूइड का मतलब होता है अर्ध तरल, यानी सेमी लिक्विड आप बोल सकते हैं। अर्ध तरल जो नेचर है किसका, लिपिड का, जो क्वैसी फ्लूइड नेचर है, इसकी वजह से प्रोटीन जो होता है इट फ्लोट्स इन द लिपिड। इट फ्लोट्स इन द लिपिड। ये लिपिड में तैरता रहता है। कौन तैरता रहता है, प्रोटीन तैरता रहता है। ठीक है, ये लिपिड बाई लेयर में बच्चों जो प्रोटीन है ये तैरता रहता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ये सॉलिड नहीं है, ये अर्ध तरल है, लिक्विड है, सेमी लिक्विड या सेमी फ्लूइड है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन तैरता रहता है। अब समझिए, इन्होंने कहा कि यहां पर प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक प्रोटीन वो जो सरफेस पर होते हैं, इनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर इनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो इम्बेडेड होते हैं अंदर की तरफ, जो लिपिड के अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं बेटा इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये हमको जरूर याद रखना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर मान लीजिए ये लिपिड बना रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये टेल बना दिया और हेड बनाने की कोशिश की मैंने। इसी तरह से
नीचे भी इसी तरह से हो जाएगा। ये देखिए टेल दोनों एक दूसरे को फेस करेंगी, टेल दोनों एक दूसरे को फेस करेंगी हमेशा। और यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, ये देखिए ये मैंने बच्चों प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन। ये कौन सा प्रोटीन हो गया बेटा, इंटीग्रल। और कुछ प्रोटीन कहां पर होता है बच्चों, कुछ प्रोटीन सरफेस पर होता है और इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दिस इज नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बना दिया। यहीं पर हो सकता है कोलेस्ट्रॉल भी हमको मिल जाए, इसमें और क्या मिल सकता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है बेटा, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टेरॉल है। और स्टेरॉल क्या होते हैं, स्टेरॉल इज ए टाइप ऑफ स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड क्या है, दे आर द डिराइव्ड लिपिड। आपको खाली इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि कोलेस्ट्रॉल भी एक मॉडिफाइड लिपिड है, ये भी क्या है, लिपिड है। और ये लिपिड ऐसा है जिसमें अल्कोहल है, ठीक है, इट इज ए अल्कोहल कंटेनिंग स्टेरॉइड, अल्कोहल कंटेनिंग स्टेरॉइड। ये बच्चों एक अल्कोहल कंटेनिंग स्टेरॉइड है। और स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड एक डिराइव्ड लिपिड होते हैं, स्टेरॉइड्स आर द डिराइव्ड लिपिड। इसकी बात करेंगे जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया। यहां पर बच्चों शुगर भी लगी हुई पाई जा सकती है, यहां पर इससे लगी हुई शुगर भी पाई जा सकती है, लेकिन मेन कंपोनेंट हमारे लिपिड और प्रोटीन है, इसलिए कंपोजिशन में हमने किसकी बात की थी, लिपिड और प्रोटीन की ही हम लोग ने बात की थी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल व्हिच वाज प्रपोज्ड इन 1972 बाय टू साइंटिस्ट नेम सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी इसमें बात समझते हैं। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि जो प्रोटीन है ये आइसबर्ग की तरह होता है जो लिपिड के समंदर में तैरता रहता है, ठीक है। तो बस इतना समझना है हम लोगों को। तो ये आपको जरूर याद रखना है इस मॉडल के बारे में। जो हमने क्या बोला, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड का काम कौन कर रहा है, लिपिड। मोज़ेक का काम कौन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, कुछ सरफेस पर होते हैं, कुछ सरफेस पर जो होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल कहते हैं, और जो अंदर की ओर धंसे रहते हैं उनको इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। उनको इंट्रिंसिक या फिर क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है किसका, प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग ने क्या देखा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा। और लिपिड कैसा नेचर शो करता है, क्वैसी फ्लूइड नेचर शो करता है। कैसा नेचर शो करता है, क्वैसी फ्लूइड नेचर शो करता है, क्वैसी फ्लूइड नेचर शो करता है। कैसा नेचर शो करता है, ये क्वैसी फ्लूइड नेचर शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने किसको देख लिया, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल को देखा। किसको देखा, फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल को समझ लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगली चीज यहां पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज द, ये क्या हो सकता है, फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग अब बच्चों फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अलग अलग फंक्शंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मॉडल्स हम लोग ने देख लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की अगर बात करें हम लोग, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई सारे फंक्शंस हमारी बुक में दिए गए हैं, जैसे कि सिक्रीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सिक्रीशन करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। ये और क्या कर सकता है, इट ऑल्सो एक्ट एज इंट्रासेलुलर जंक्शन। ये एक इंटरसेलुलर जंक्शन का काम कर सकता है, दो सेल्स के बीच में जंक्शन का काम भी कर सकता है, ठीक है। इट एक्ट एज इंटरसेलुलर जंक्शन, इट एक्ट एज इंटरसेलुलर जंक्शन। तीसरा क्या हो सकता है यहां पर, तीसरा अगर बात करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज
डिवीजन ऑफ सेल, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ये किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ द सेल। चौथा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर चौथा फंक्शन हम लोग देख सकते हैं, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ये क्या करवा सकता है? एंडोसाइटोसिस करवाता है। सेल के अंदर कोई भी मटेरियल को लेकर के आता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पिनोसाइटोसिस। और अगर वो सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो दो हो जाएंगे एंडोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। कुछ और जैसे कि ये सेल की ग्रोथ भी करवाता है। क्या करवाता है? सेल की ग्रोथ भी करवाता है। और आखिरी फंक्शन क्या हो सकता है? ये ट्रांसपोर्ट भी करवाता है। क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट भी करवाता है मटेरियल्स को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर की चीजों को आने जाने में हेल्प करता है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस दो तरह का हो सकता है। ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है बेटा, ये कितनी तरह का हो सकता है? इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह कौन कौन से हो सकते हैं? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की पहले बात करेंगे। यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेटा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना एनर्जी के ही क्या होता है? चीजों का ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी का एक्सपेंडिचर पैसिव ट्रांसपोर्ट में नहीं होता है। ठीक है, और यहां पर दो चीजें आ जाएंगी। एक आ जाएगा हमारा डिफ्यूजन, दो क्या बेसिकली तीन चीजें। एक आ जाएगा हमारा ऑस्मोसिस और तीसरा आ जाएगा हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये तीनों ही प्रोसेस में कोई भी एनर्जी नहीं लगती और ये अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होगा? यहां पर सब्सटेंसेस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना, इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर का डिफ्यूजन होता है तो इसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं? लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं। जो क्या होते हैं बच्चों? विच आर लिपिड इनसॉल्युबल, जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, जब लिपिड इनसॉल्युबल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लिपिड में सॉल्युबल ही नहीं है, तो वो उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या दिए होते हैं? कुछ प्रोटीन्स दिए होते हैं जिनको हम लोग कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। और ये कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं? चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहां पर कैरियर प्रोटीन है, ये क्या लगा है? कैरियर प्रोटीन। इसमें कोई चीज आकर के बाइंड हो जाएगी और ये कैरियर प्रोटीन घूम जाएगा और घूम के इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ क्या कर देगा? भेज देगा। ठीक है, तो इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलेंगे। एनर्जी का इन्वेस्टमेंट यहां पर भी नहीं हो रहा है। वहीं पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो इट रिक्वायर्स एनर्जी। यहां पर क्या होता है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर क्या होता है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? और एनर्जी किस रूप में होगी? एटीपी के रूप में। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम पंप। क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? सिक्रीशन, ये इंटरसेलुलर जंक्शन का काम करता है, ये डिवीजन करवाता है, सेल की ग्रोथ करवाता है, एंडोसाइटोसिस करवाता है और ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक की मदद से भी याद रख सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, सिड से को हम लोग सीई लिखेंगे। सिड से क्या कराना है? हमको ट्रांसपोर्ट कराना है। सिड एक ड्राइवर है मान लीजिए, और उससे हम लोगों को क्या करवाना है? ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो एस फॉर सिक्रीशन, I for intercellular junction, D for division of cell, C for cell growth, E for endocytosis and T for transport। तो ये बेसिक 5 फंक्शंस हो गए जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसको?
अबाउट द सेल वॉल। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसको हम लोग बच्चों, सेल वॉल को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेल वॉल। इसको समझते हैं बेटा हम लोग, सेल वॉल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। So let us try to understand about the cell wall. सेल वॉल क्या होता है बच्चों? सेल वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ दिया रहता है। सेल वॉल क्या है? इट इज ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ दिया रहता है। ठीक है, सेल वॉल जरूरी नहीं है कि हर सेल में मिले, जैसे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जिन सेल्स में सेल वॉल होती है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ दी होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मोनेरा की यानी बैक्टीरिया की, अगर बच्चों हम लोग बात करें तो मोनेरा की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकैन से बनी होती है। किससे बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकैन से। प्रोटिस्टा में सेल वॉल यूजुअली नहीं मिलेगी, और अगर वैसे तो एब्सेंट होती है, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होती है देन ये किसकी होगी? पेप्टिडो, सॉरी, इफ प्रेजेंट देन इट विल बी सेलुलोजिक। ये कैसी हो जाएगी? सेल्यूलोजिक हो जाएगी। प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है बच्चों? फंजाई आता है। क्या आता है? फंजाई। फंजाई की अगर बात करते हैं, फंजाई की अगर बात करेंगे तो यहां पर ये किसकी होती है? काइटिन की होती है। किसकी होती है सेल वॉल? काइटिन की। और काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। काइटिन क्या है? काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, ये किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ नैग, दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। ये किससे बना है? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद फंजाई के बाद आ जाता है बच्चों प्लांट्स। प्लांट्स की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग एल्गी, पहले एल्गी पढ़ते हैं फिर हायर प्लांट्स में देखेंगे। जैसे एल्गी को हम लोग देखें अगर बच्चों, तो एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ गैलेक्टन्स, मैनन्स, CaCO3 एंड सेलुलोज। और क्या मिलेगा यहां पर? सेलुलोज मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें इसकी सेल वॉल में मिल रही है। ठीक है, सेलुलोज एक होमोपॉलीसैकेराइड है। किसका? ग्लूकोज का। सेलुलोज किसका पॉलीसैकेराइड है बच्चों? ग्लूकोज का। गैलेक्टन्स क्या है? इट इज ए पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। ये क्या है? पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज का पॉलीमर है। मैनन्स किसका पॉलीमर है? ये मैनोज जो शुगर होती है हमारी, उसका पॉलीमर है। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमको पता है। ठीक है, तो सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, गैलेक्टन्स इज ए पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, मैनन्स आर द पॉलीमर ऑफ मैनोज, एंड इट इज कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। अच्छा, तो ये एल्गी की बात हो गई। ठीक, एल्गी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं किसके बारे में? हायर प्लांट्स को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे सेल वॉल के बारे में, तो यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर बच्चों हम लोगों को सेल्यूलोज मिलता है, सेल्यूलोज। यहां पर हेमीसेल्यूलोज मिलता है। क्या मिलता है? हेमीसेल्यूलोज मिलता है। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, यानी कि जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो सेल्यूलोज बनेगा। वैसे ही हेमीसेल्यूलोज भी पॉलीमर है, लेकिन ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। ये क्या है? ये भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कैसा है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। क्या है? हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब इसकी मोनोमेरिक यूनिट अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे कि यहां पर हो सकता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ठीक है, जाइलोज,
और एरेबिनोज, ये बायोमोलिक्यूल से पढ़ाया जाता है। अगर आप यहाँ पे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको हेल्प मिलेगी आगे चैप्टर पढ़ने में। वरना अगर आप इतना भी याद रख रहे हैं तो भी जरूर, वो तो भी सफिशिएंट है इस चैप्टर की रिस्पेक्ट में। तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, तीसरा आता है बेटा पेक्टिन। पेक्टिन भी एक तरह का शुगर है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये चिपचिपा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये बेटा कैसा है, स्टिकी यानी चिपचिपा पॉलीसेकेराइड है, और जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं उनको म्यूकस लाइक बोला जाता है। तो ये ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो म्यूकस चिपचिपा है, तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और चौथी चीज यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो ये प्लांट की सेल वॉल की बात हो गई। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए प्लांट की सेल वॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्लांट की सेल वॉल जो है बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्लांट की सेल वॉल को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां पर से। प्लांट की सेल वॉल थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं हम लोग। चलिए प्लांट की सेल वॉल जो होती है ये दो टाइप्स में आ जाएगी। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये यूनिलेयर्ड होती है। कैसी होती है, यूनिलेयर्ड होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है, ये मल्टीलेयर्ड होती है। ये कैसी है, मल्टीलेयर्ड। प्लांट की सेल वॉल एक यंग स्टेज में बनती है, और ये कब बनती है, मैच्योर स्टेज में बनती है। कहां बनती है सेकेंडरी सेल वॉल, मैच्योर स्टेज में बनती है, ठीक है। यंग प्लांट और मैच्योर प्लांट हो जाएगा इसका एग्जांपल, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि प्राइमरी सेल वॉल जो होती है बेटा ये आउटर साइड में दी होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल इनर साइड में होती है, ठीक है। होता क्या है, ये मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों सेल वॉल हो जाएगी। तो ये प्राइमरी सेल वॉल थी ये पहले, ठीक है। हुआ क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर सेल वॉल है, ठीक है। तो पहले यंग स्टेज में प्राइमरी सेल वॉल बनी, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, इसके अंदर की तरफ क्या हो गए, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आकर के जमा होते गए, और इन्होंने एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग ने बोला सेकेंडरी सेल वॉल। ये देखिए ये मल्टी लेयर्ड हो गई। क्या हो गई, ये मल्टी लेयर्ड हो गई। और जाहिर सी बात है ये प्राइमरी सेल वॉल खिसक करके बाहर आ गई, तो हम लोग ने यही लिखा है, और ये यूनिलेयर है, और सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ है और मल्टीलेयर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब देखिए प्लांट्स में क्या होता है, जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, इज एब्सेंट, इन जगहों को हम लोग कहते हैं बेटा पिट्स। इन जगहों को क्या बोला जाता है, पिट्स बोला जाता है। वो जगहें जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है उनको पिट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब ये पिट दो तरह की हो सकती है, एक होती है बच्चों सिंपल पिट, और एक होती है बॉर्डर्ड पिट। कौन सी होती है, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट कौन सी होती है, अगर ये यूनिफॉर्म है पिट, अगर ये कैसी है, यूनिफॉर्म डायामीटर, यानी एक जैसा है, यानी इस तरह से यूनिफॉर्म डायामीटर है, तो ये सिंपल पिट कहलाएगी। लेकिन अगर यहां पर ये फ्लास्क शेप्ड हो गई, कैसी हो गई बच्चों, अगर ये फ्लास्क शेप्ड हो गई कैविटी या पिट, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉर्डर्ड पिट कहेंगे। बॉर्डर्ड पिट हमारे क्या पाई जाती है, ट्रैकीड्स में। ये किसमें मिलती है बच्चों, ट्रैकीड्स में पाई जाती है। इसके एग्जांपल में आप याद रख सकते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये स्क्लीरेन्काइमा भी आप याद रखिए, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्क्लीरेन्काइमा, स्क्लीरेन्काइमा, ठीक है। तो ये सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट के बारे में बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पिट पेयर। बस आखिरी कुछ चीजें यहां पर। पिट पेयर क्या होता है, इफ जैसे बात को समझिएगा, इफ एडजेसेंट सेल्स, ऐसे लिखिएगा आप लोग भी, कि पिट्स कैसी हैं, फेसेस ईच अदर। अगर दो एडजेसेंट सेल की पिट्स एक दूसरे को फेस कर रही है, यानी एक दूसरे के आमने सामने है, अगर एडजेसेंट सेल्स की पिट्स जो है वो आमने सामने है, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पिट पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पिट पेयर। यानी इस वाले, अगर एक सेल ये है हमारा हाथ, एक सेल ये है, ठीक है, तो यहां पर भी सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट, तो यहां पे पिट बनी, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट, तो यहां पर भी पिट बनी। और अगर ये आमने सामने है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, वी विल कॉल इट एज
पिट पेयर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पिट पेयर बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मिडिल लैमिला क्या होता है और प्लास्मोडिस्माटा क्या होता है। ठीक है, अब देखिए मिडिल लैमिला की अगर बात करें तो मिडिल लैमिला क्या होता है बेटा, मिडिल लैमिला सीमेंटिंग मटेरियल होता है दो सेल्स के बीच का, यानी एक सेल लिए गए एक सेल लिए, इन दोनों के बीच का सीमेंटिंग मटेरियल, दोनों को चिपका के जो रखे वो क्या है, मिडिल लैमिला कहलाता है। तो मिडिल लैमिला क्या है, इट इज द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट सेल, अगल बगल वाले सेल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल क्या है, मिडिल लैमिला होता है। ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। बच्चों ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है। और फ्रूट रिपनिंग के दौरान क्या होता है, जब फल पकता है तो बच्चों फ्रूट रिपनिंग के दौरान होता ये है कि ये मिडिल लैमिला जो होता है ये सॉल्युबलाइज हो जाता है, सॉल्युबलाइजेस, और फ्रूट जो होता है वो कैसा हो जाता है, फ्रूट सॉफ्टेंस, और जो फल है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो दैट इज अबाउट द मिडिल लैमिला। अब आखिरी चीज आज के लेक्चर की पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्मोडेस्माटा। क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा, प्लास्मोडेस्माटा को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द प्लास्मोडेस्माटा। तो चलिए प्लास्मोडेस्माटा क्या होता है, मिडिल लैमिला देखा हम लोग ने, अब अगली चीज देखते हैं, दैट इज प्लास्मोडेस्माटा। अगर प्लास्मोडेस्माटा की बात करें तो ये प्लास्मोडेस्माटा क्या होता है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ये दो सेल्स के बीच का कनेक्शन है। ये देखिए ये सीमेंटिंग मटेरियल क्या हो जाएगा, अगर बात करें सीमेंटिंग मटेरियल की तो वो मिडिल लैमिला है, लेकिन दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कौन कनेक्ट कर रहा है, प्लास्मोडेस्माटा। ठीक है, तो इट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, ये देखिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके बीच का जो कनेक्शन होगा ये क्या हो गया हमारा, प्लास्मोडेस्माटा। और इस तरह से प्लास्मोडेस्माटा एक पाथवे भी बनाता है। प्लास्मोडेस्माटा क्या करता है, एक पाथवे भी बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे। ये क्या बनाता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे बनाता है। दो सेल्स के साइटोप्लाज्म बीच में जो कनेक्शन होगा इसको क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा प्लास्मोडेस्माटा में जो ट्यूब्यूल मिलता है, ठीक है, यहां पर ट्यूब्यूल मिलेगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा। इस ट्यूब्यूल को हम लोग कहते हैं बच्चों डेस्मोट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वी कॉल इट एज डेस्मोट्यूब्यूल। तो प्लास्मोडेस्माटा में जो ट्यूब्यूल मिलता है इसको डेस्मोट्यूब्यूल कहते हैं। ये दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे बनाता है, और इसकी ओरिजिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज ओरिजिन वाइज, ये किससे ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये ओरिजिनेट होता है, बनता है। ठीक है, प्लास्मोडेस्माटा की आखिरी बात क्या है, इट इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट, द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ ए डेड सेल। एक डेड सेल का लिविंग भाई डेड सेल वॉल, सॉरी डेड सेल नहीं, डेड सेल वॉल। सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, डेड सेल वॉल खुद डेड है, लेकिन बस इसका लिविंग कंपोनेंट क्या है, प्लास्मोडेस्माटा, जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया, यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर हम लोग ने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर हम लोग शुरू करने वाले हैं एंडो